सभी को नमस्कार। माल विक्रय अधिनियम 1930 में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे केवी टेम्पेटर यानी कि क्रेता सावधान का नियम और क्रेता सावधान के सिद्धांत के साथ उसके अपवाद। हम पढ़ रहे हैं माल की क्रय और विक्रय के बारे में। माल का क्रय कर्म कर रहा है क्रेता और माल का विक्रय करता है विक्रेता। सामान्य यदि नियम हम की बात करें हम कि जब एग्रीमेंट टू सेल होता है तो उसके अंतर्गत जो माल की हम कोई भी जो माल की खरीदारी कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी के बारे में या जिस प्रयोजन के लिए हम उस माल की खरीद कर रहे हैं उसके बारे में एक कंडीशन और जो वारंटी हम पढ़ रहे होते हैं वो इम्प्लाइड या एक्सप्रेसली होती है। उसके अंतर्गत क्या हो गया कि यदि एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी के बारे में या जो कोई स्पेसिफिक उसका ऑब्जेक्ट है उसके बारे में विवक्षित वारंटी या शर्त का कोई भी ट्रेंड नहीं है। ये क्रेता सावधान के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि क्रेता जब किसी भी माल की क्रय कर रहा है खरीद रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, सतर्कता से कार्य करना चाहिए, अपने विवेक से काम लेना चाहिए, अपनी बुद्धि का बात मतलब उसे पता कर लेना चाहिए कि जिस माल को वो क्रय कर रहा है वह माल सही है क्या, वह उचित है क्या, जिस उद्देश्य के ले रहा है वो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा क्या, इस बात की उसको जांच कर लेनी चाहिए। तो यह है 16 कहता है क्रेता सावधान का सिद्धांत। यदि उसने सब देख लिया है क्वालिटी या किसी के बारे में, फिर यदि उस माल में यदि किसी प्रकार का दोष या फॉल्ट पाया जाता है तो विक्रेता क्या है इस बात के लिए दायी नहीं होगा, क्रेता ही इस बात के लायबल होगा क्योंकि उसने माल की पूरी जांच पड़ताल कर ली है। धारा 16 के हेडिंग क्या आ रही है, क्वालिटी या योग्यता के बारे में विवक्षित शर्तें। क्या कह रहा है कि इस अधिनियम और किसी अन्य तत्समय परत विधि के उपबंधों के अधीन क्या है कि जिस माल का प्रदाय विक्रय की सुविधा के दिन या एग्रीमेंट टू सेल के दिन किया गया है उसकी क्वालिटी के बारे में या किसी विशेष प्रयोजन के लिए उसकी योग्यता के बारे में विवक्षित वारंटी या शर्त नहीं दी गई है। कि क्या कर लिया है कि कोई भी एग्रीमेंट टू सेल क्वालिटी के बारे में प्रयोजन के लिए कोई भी वारंटी या शर्त नहीं है, लेकिन इस सामान्य नियम का एक अपवाद दिया गया है। वह अपवाद क्या है, धारा 16 में है। तो जनरल रूल क्या हो गया कि क्रेता को माल क्रय करने में सावधान रहना चाहिए और माल के गुणों और दोषों की जांच उसे स्वयं करनी चाहिए। स्वयं इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि जिस प्रयोजन के लिए ले रहा है वह प्रयोजन उपयुक्त है या नहीं, या कोई प्रयोजन क्रेता के द्वारा बता दिया गया है और विक्रेता ने वैसा ही माल दिया है फिर भी यदि उसका प्रयोजन पूरा नहीं होता है तो विक्रेता इसके लिए लायबल नहीं है। जैसे कि एक वाद में डिक्सन कैली लिमिटेड बनाम रॉबिन्सन, इसके अंतर्गत क्रेता ने निर्देश दिया किस बात के लिए, जहाज बनाने के लिए, और क्रेता के निर्देश के अनुसार ही जहाज बनाया गया। लेकिन जहाज क्या कर रहा था, क्रेता का जो प्रयोजन है उसके लिए उपयुक्त नहीं हो रहा था। तो क्या इसमें विक्रेता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि विक्रेता ने क्या किया, क्रेता के निर्देशक के अनुसार कार्य किया है तो विक्रेता इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। एक बात से और समझते हैं हम, जोन्स बनाम पेजेंट। जोन्स बनाम पेजेंट के बाद में क्या हुआ कि क्रेता ने क्या किया, विक्रेता से वर्दी बनाने के लिए कपड़ा खरीदा और विक्रेता को यह पर्पस पता नहीं था क्रेता का कि इसको वर्दी बनाने के लिए कपड़ा चाहिए। कपड़े में कुछ दोष था, वह वर्दी बनाने के लिए एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन यदि अन्य प्रयोजन देखा जाए, क्योंकि कपड़े के बहुत प्रयोजन होते हैं, कभी कभी कोई माल ऐसा होता है जिसका प्रयोजन सिर्फ एक ही, जैसे हम घड़ी की बात करें तो घड़ी क्या है, समय बताने के लिए काम आ रही है तो उसका एक पर्पज़ है। यदि आप ना भी बताओ तो वो क्या है, एम्प्लॉयड या स्वयं अपना आप ही हमें पता होता है। लेकिन कपड़े में कुछ दोष था जिसे वर्दी बनाने के लिए उपयुक्त नहीं था, परंतु अन्य प्रयोजन के लिए क्या था, वह उपयुक्त था, तो उसको विक्रेता को दायी ठहराया नहीं गया था। तो 16 में क्या हो गया कि सावधान, जो क्रेता सावधान का नियम है कि उसको स्वयं की जांच पड़ताल करनी चाहिए, कोई वारंटी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन
कुछ ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जिसके अंदर क्रेता को क्या दिया गया है, फायदा दिया गया है। तो इसे कहते हैं केवी टेम्परेचर का सिद्धांत और उसके अपवाद। तो सबसे पहला दिया गया है प्रयोजन के लिए उपयुक्त रूप से उपयुक्त होने की शर्त। अब बात क्या आएगी कि जब मैंने क्या किया है, क्रेता जब माल क्रय करने जा रहा है तो मैंने जो विशिष्ट प्रयोजन था मेरा कि जिसके लिए मुझको माल चाहिए, मैंने विक्रेता को क्या कर दिया गया है, एक्सप्रेसली एम्प्लॉयड रूप से मैंने उसको नॉलेज में ला दिया गया है कि वह क्या कर, इस प्रयोजन का मेरे को माल चाहिए। और मैं क्या है, आप पर जो भी सेलर है, आप पे कौशल या विवेक बुद्धि पर क्रेता क्या कर रहा है, भरोसा कर रहा है। और उस प्रकार जिस प्रकार के माल की वो डिमांड कर रहा है उस प्रकार का माल क्या करता है, वह अपने कारोबार के अनुक्रम में बेचता है, चाहे वो उसका मैन्युफैक्चरिंग या उसका उत्पादन करता हो या नहीं रहता। तो शर्त क्या रहती है कि माल जिस प्रयोजन के लिए उसको मांगा गया है उस क्वालिटी का वो माल वो बेचता है तो वह क्या होगी, युक्ति यानी कि अच्छा ही वह माल होगा। तो क्योंकि विशेष प्रयोजन क्या कर दिया है आपने, विक्रेता को बता दिया गया। विक्रेता के ऊपर क्या कर रहे हो आप, अव्यक्त रूप से क्या कर रहे हो, भरोसा कर रहे हो कि जिस प्रकार का माल उसे चाहिए आपने आपका उद्देश्य बता दिया गया है और विक्रेता के कौशल और विवेक बुद्धि पर भरोसा कर रहे हैं और माल को खरीद रहे हैं। क्या कर लिया गया, प्रयोजन बता दिया मैंने। अब जिस प्रयोजन में तो माल क्रय किया गया था, प्रयोजन मैंने बता दिया, भरोसा कर लिया और वह माल बेचता भी है तो वह संविदा में क्या हो जाती है, इम्प्लाइड शर्त हो जाती है कि माल क्रेता के उक्त प्रयोजन के लिए उपयुक्त योग्य या उपयुक्त होगा। अब मैंने विक्रेता पे भरोसा करके माल खरीद लिया गया है। अब यदि माल में क्या करता है, भुगतान की यदि कोई भी कमी या त्रुटि पाई जाती है तो विक्रेता क्या कर सकता है, माल वापस करके भुगतान की गई कीमत को वसूल सकता है। क्योंकि माल को केवल एक प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जा सकता है, तो आवश्यक नहीं है कि माल, मैंने प्रयोजन बता दिया, उस क्वालिटी का माल बेच रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, जैसे घड़ी खरीद रहे हैं तो घड़ी का कार्य क्या, समय ही बताना है। तो उसमें प्रयोजन न भी बताए तो उसमें अप्लाइड शर्त रहती है कि विक्रेता पे भरोसा करके कार्य किया, यदि वो नहीं होता है तो वो क्या कर सकता है, अपनी कीमत या जो भी उसका डैमेज हो वो उसको वसूल कर सकता है। जैसे राघव मेनन बनाम कुट्टूपन नेयर 1962 के मामले के अंतर्गत क्या गया, क्रेता घड़ी का जो विक्रेता था, सेलर था, उसके कौशल और विवेक बुद्धि पर भरोसा करके उसने घड़ी खरीद ली। घड़ी ठीक समय नहीं बतलाती थी, उसने 2-4 बार क्या करके घड़ी को ठीक कराने की भी कोशिश की, कई बार प्रयत्न किया लेकिन घड़ी ठीक नहीं हुई। तो क्रेता ने क्या किया, दूसरी कीमत घड़ी दे दे या इसका कीमत का वापस करने तो वाद चलाया। तो न्यायालय ने निर्णय भी यही दिया कि क्रेता ठीक समय कि क्रेता का उसका मेन मोटिव क्या था कि ठीक समय जानने के प्रयोजन में उसने घड़ी को क्रय किया था। जिस प्रयोजन हेतु सामान्यता किया जाता है तो घड़ी यदि आपको टाइम ही सही नहीं बता रही तो उपयुक्त नहीं थी। इसके लिए विक्रेता घड़ी बदलने के लिए कीमत वापस करने के लिए बाध्य था, क्योंकि वो क्या करे, उसने रीजन और उसकी क्वालिटी पे भरोसा कर रहा है। दूसरे केस में बात करेंगे, फ्रॉस्ट बनाम येल्सबेरी डेयरी कंपनी। इसके अंदर क्रेता ने क्या किया, विक्रेता से अपने परिवार के उपयोग के लिए दूध खरीदा। दूध में टाइफाइड के कीटाणु थे और जिसके कारण उसकी पत्नी मर गई। विक्रेता को क्रेता के प्रयोजन की, क्योंकि दूध जो सामान्य यदि प्रयोजन नहीं बताया जाए तो दूध तो क्या है, आपके मनुष्य द्वारा उपयोग में किए जाने के लिए यूज किया जाता है तो उपयुक्त नहीं था। तो विक्रेता को इसके लिए प्रतिकर देने के लिए दायित्व ठहराया गया। ऐसा ही केस है प्राइस बनाम लास्ट का। इसके अंदर विक्रेता एक केमिस्ट था, क्रेता ने उसे गर्म पानी की एक बोतल मांगी लेकिन विक्रेता ने उसे एक अमेरिकन रबर बोतल यह क्या कर दे दिया कि यह भी गर्म रहेगी और गर्म पानी की बोतल के रूप में उपयोग की जा रही है, ये अच्छी है, ये बढ़िया है। उसने विश्वास कराया और क्या कर लिया, क्रेता ने उसको खरीद लिया। लेकिन जैसे ही क्रेता ने विक्रेता के कहने पर अमेरिकन रबर बोतल ली और जब उसकी जो पत्नी है जिसके लिया गया था, प्रयोग करने के बाद क्या हो गई, वह टूट गई और टूट जाने से उसको चोट लगी। तो अमेरिकन रबर बोतल गर्म पानी की बोतल प्रयोग किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसका विक्रेता को क्या देना पड़ेगा, प्रतिकर देना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी के अनुसार वह चीज़ सही नहीं। ग्रांट बनाम ऑस्ट्रेलियन इंटीमेंट्स के बाद में क्या हुआ, इसके अंदर क्रेता ने विक्रेता से अंडरवेयर क्रय किए
वह अपने कारोबार के सामान्य बिजनेस के अनुक्रम में वैसे वस्त्रों का विक्रय करता था, लेकिन इसके अंदर अंडरवियर में कोई रसायन रह गया जिससे पहनने के क्या हो गया, उसे कुछ चरम डर्मेटाइज नामक बीमारी हो गई। सामान्यतः चमड़े के ठीक ऊपर रहते हैं। जिस प्रयोजन हेतु प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं प्रयोजन हेतु क्रेता का भी प्रयोग किया गया था। तो विवक्ष शर्त क्या होगी, यदि वह माल सही नहीं पाया जाएगा तो डैमेज या रिटर्न जो भी है वह होगा। तो रसायन रहेगा, इसके कारण उसको साधारणतः जो प्रयोग किया जाता था उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं बची। तो विक्रेता क्रेता को होने वाली बीमारी के लिए क्या होगा, दायित्वहीन होगा, क्योंकि इसके अंदर पर्पस बताने की आवश्यकता है नहीं थी। इनका पर्पस क्या करना है कि इनको पहनने के लिए यूज करना था। तो विशिष्ट क्रेता को इस कारण बीमारी की त्वचा साधारण से असहिष्णु है। वो एक बात अलग है कि कोई सेंसिटिव और उस माल को न पहन सका, वो सतीले, लेकिन इसके अंतर्गत क्या है कि वह उसके अंदर रसायन ही रह गया था। तो कुछ ऐसी यदि चीज़ें हों, ऐसे यदि माल हो तो क्रेता को इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, अधिकारों की रक्षा की गई है। अब बात करें कोई पेटेंट नाम है या कोई व्यापार नाम से इस विक्रय सुविधा कर रहे हो तो उसके अंतर्गत शर्त नहीं है। जैसे मैं किसी भी शॉप पे जाती हूँ और ये कहती हूँ कि मुझे किलर का शर्ट चाहिए या मेरे को वूले चाहिए, कूपर चाहिए, जो भी है, मैं किसी एक ब्रांड बता रही हूँ और उस ब्रांड को मैं सेल कर रही हूँ, फिर यदि इसमें आती है तो इसके अंतर्गत विक्रेतादायी नहीं होगा। कि विशिष्ट माल के पेटेंट नाम या अन्य व्यापार के नाम से विक्रय की सुविधा के दशा में उस माल के किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए योग्य होने के बारे में कोई शर्त नहीं, क्योंकि मैंने आप पेटेंट के व्यापार नाम से वस्तु मांगी और मैंने उसको दे दी तो उसका दायित्व क्या हो गया, वहीं पर समाप्त हो गया था। अब बात आती है 16(2) के बारे में। हम 16(1) में बात कर रहे थे। अब बात इसकी क्वालिटी के बारे में। वाणिज्यिक क्वालिटी की शर्त क्या है, मर्केंटाइल क्वालिटी क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे वाणिज्यिक क्वालिटी का माल माना कब जाता है। वाणिज्यिक क्वालिटी का माल तब माना जाता है कि जिस प्रयोजन हेतु वो प्राय प्रयोग किया जाता है उस प्रयोजन के लिए वह सही है। मतलब क्वालिटी क्या हो गई कि जिस प्रयोजन हेतु वो प्राय प्रयोग किया जाता है उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त रूप से उपयोग है। और जब माल यदि उस वाणिज्यिक क्वालिटी का कब कहा जाएगा, जबकि वही बाजार उसी नाम से आप उस माल को वापस से बेच सको उसी तरह से, तो वो माल हो जाएगा वाणिज्यिक क्वालिटी का। तो माल के विक्रय के प्रयोजन हेतु बेचा गया है तो वह वाणिज्यिक क्वालिटी का जब माना जाएगा जब वह बाजार में उसी नाम से पुनः बिक रहा है। तो माल के विक्रय वर्णन अनुसार क्रय किया जाता है तो उस वर्णन के माल का व्यापार करे, चाहे वो निर्माता उत्पादक हो या नहीं, आवश्यक नहीं रहती। लेकिन शर्त क्या शामिल रहेगी कि माल वाणिज्यिक क्वालिटी का होगा। लेकिन यदि क्रेता ने परीक्षा कर ली है त्रुटियों के बारे में जो हो जाने चाहिए तो कोई विवक्षित शर्त नहीं होगी। तो व्यापार का माल करता है, फिर यदि होता है तो उसे क्षति प्राप्त करने के लिए दायी होगा। वाणिज्यिक माल का तब कहा जाएगा जब माल तुरंत बेच सको। ऐसा नहीं है तो माल खराब है या मामूली मरम्मत से ठीक किया जा सकता है। जैसे कि माल खराब है लेकिन यदि थोड़ा बहुत ऐसे करोगे तो माल सही हो जाएगा, लेकिन उसकी वो क्वालिटी का माल नहीं माना जाएगा। जैसे कि मोरेली वर्सेज फिच एंड गिब्बंस के मामले में क्रेता ने विक्रेता से स्टोन जिंजर वाइन का एक बोतल क्रय कर लिया। क्रेता जब बोतल का कॉर्क खोल रहा था बोतल की गर्दन टूट गई और बोतल नीचे गिर गई, उसे चोट लग गई। तो क्रेता बोतल सावधानी से खोल रहा था और बोतल में ही क्या था, कुछ दोष था जिसके कारण बोतल की गर्दन टूट गई। तो बोतल वाणिज्यिक क्वालिटी की नहीं थी और क्रेता और विक्रेता से उसके लिए प्रतिकर वसूल करने का हक दार है। तो माल क्या होना चाहिए, वाणिज्यिक क्वालिटी का होना भी क्या है, आवश्यक माना गया है। अब 16(2) में है कि क्रेता के द्वारा माल की परीक्षा या जांच का क्या प्रभाव होगा। क्रेता ने माल की क्या कर ली है, कोई भी परीक्षा कर ली है। क्रेता ने माल की परीक्षा कर ली है। यदि क्रेता ने माल की परीक्षा कर ली और त्रुटियों के बारे में जो से परीक्षा से यानी कि सामान्य जो चीज़ आपको देखने से स्पष्ट हो रही है, प्रकट हो जा रही थी, तो इसके लिए कोई भी लाइबल नहीं होगा। विवक्षित शर्त कोई भी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होगी। लेकिन कोई दोष ऐसा है जो सामान्य जांच पड़ताल से पता नहीं किया जा सकता। जैसे कि यदि मोटर कार का विक्रय होता है और मोटर कार का इंजन खराब है तो विक्रेता दायी होगा, क्योंकि
भले ही मैंने क्रेता के द्वारा जांच कर ली गई, लेकिन इंजन की खराबी सामान्य प्रज्ञावान जो विवेक बुद्धि का यूज करके क्या कर सकते हो, आप जांच से पता नहीं कर सकते हो। तो क्रेता के द्वारा यह माल की परीक्षा और जांच कर लेनी चाहिए। अब 4th नंबर पर आता है कि व्यापार की प्रथा द्वारा संलग्न विवक्षित वारंटी असर की क्वालिटी के बारे में या विशेष प्रयोजन के योग्य होने के बारे में जो विवक्षित वारंटी या जो शर्त है वो किससे रहती है, कोई बिजनेस की जो प्रथाएं हैं उससे संलग्न रहती है, लेकिन वो जो प्रथा है वो अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, सभी शर्तों के अधीन होनी चाहिए। अभियोग शर्तें या विकसित शर्त का नकार नहीं कर सकती है। फिर कह रहा है कि जो माल दिया गया वो नमूने के अनुसार होना चाहिए, इसमें संविदा में तत्पर अभिव्यक्ति या विकसित निबंधन न हो, और विक्रय की दशा में नमूने के आधार पर कब मानी जाती है, जब माल नमूने के आधार पर बेचा जाता है तो समय शर्त रहती है नमूने के बारे में। तो यह था क्रेता सावधान का नियम, जिसमें क्रेता को कोई भी सामान्य नियमों के तहत किसी प्रकार के अधिकार कानून पर कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके अपवाद दिए गए हैं। जब आपने विशेष प्रयोजन बता दिया गया, यदि उसी माल क्वालिटी का बेचता हो या व्यापार की प्रथा में कोई चीज़ ऐसे संलग्न हो, परीक्षा हो गई है, जांच हो गई है, नमूने के अनुसार उसका जो विक्रय वो किया जाना चाहिए था, यदि न हो तो क्रेता क्या कर सकता है, इसके अंतर्गत न्यायालय वाद ला के क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, उसकी कीमत को वसूल कर सकता है। तो ये हो गया अपने क्रेता सावधान का सिद्धांत। अगली क्लास में हम बात करेंगे सेक्शन 26 और फिर सेक्शन 27 के बारे में। तब तक के लिए थैंक